आज के लेक्चर में हम बात कर रहेंगे कि जो इकाई सेल के हम प्रकार पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर, कौन सा इकाई सेल कौन से सिस्टम के लिए सही रहता है, यानी कौन से इकाई सेल किस किस सिस्टम में पाए जाते हैं। सबसे पहले है आपके स्क्रीन पर सिंपल यूनिट सेल, यानी कि मौलिक इकाई सेल। मौलिक इकाई सेल जब आती है तो मौलिक इकाई सेल कौन से सिस्टम में फॉलो करता है, तो आपको बता दिया जाए कि मौलिक इकाई सेल सभी सिस्टम्स के लिए फॉलो करता है। दूसरा आपकी स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है अंतःकेंद्रित इकाई सेल। क्या दिखाई दे रहा है? अंतःकेंद्रित इकाई सेल। ये कब पॉसिबल होता है? ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू 90 डिग्री हो। अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू क्या हो? 90 डिग्री हो। हम देख रहे हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल कब पॉसिबल होता है? तो फलक केंद्रित इकाई सेल तभी पॉसिबल होता है जब तीनों साइड या तो बराबर हो, या तीनों साइड ही अनुकूल हो, या तीनों साइड तो बिल्कुल बराबर हो, या एक भी बराबर ना हो और तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में फलक केंद्रित इकाई सेल पॉसिबल होता है। कि लास्ट इकाई सेल कहाँ पाया जाता है? तो लास्ट इकाई सेल देखिए जरा। लास्ट इकाई सेल होता है अंत्य केंद्रित इकाई सेल, जहां प्रत्येक कोने पे तो कण होता ही होता है, एक कण उसके ऊपर होता है और एक कण नीचे होता है। इस तरह का सिस्टम तब पॉसिबल होता है जब तीनों ही साइड अनइक्वल हो, या तीनों की साइड बराबर ना हो और कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। तीनों साइड अनइक्वल हो और कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इस तरह के सिस्टम में अंत्य केंद्रित इकाई सेल पाया जाता है। तो इस तरह से चारों इकाई सेल के बारे में बात करी कि कब कौन सा पाया जाता है। अब जरा वन बाई वन देखिए कि कौन से सिस्टम में पाया जाता है। देखो जरा क्यूबिक के बारे में। क्यूबिक में देखो मौलिक इकाई सेल तो होता ही होता है, तो प्रिमिटिव तो हो ही गया, मौलिक हो गया। जब मौलिक हो गया है तो देखिए दूसरा कि अंतःकेंद्रित होगा कि नहीं होगा। अंतःकेंद्रित का मतलब जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो तीनों कोण 90 डिग्री के भी हैं इसमें, तो बिल्कुल है इसमें। और इसके बाद देखिए जरा आगे, इस फलक केंद्रित में तीनों साइड या तो बराबर हो या इक्वल हो, तो तीनों साइड यहाँ बराबर है और तीनों कोण 90 डिग्री के भी चाहिए, तो फलक केंद्रित भी है। लेकिन जो अंतः केंद्रित है, लास्ट जो अंत्य केंद्रित, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तीनों साइड अनइक्वल होने की मस्ट कंडीशन थी। इस तरह से इन सभी सिस्टम्स के बारे में देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको सातों क्रिस्टल तंत्र के अंदर, सातों क्रिस्टल तंत्र में कितने इकाई सेल हैं वो सारे के सारे इकाई सेल दिखाई दे रहे हैं, और ये लगभग 14 इकाई सेल हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि 14 ब्रेविस जालक है इकाई सेल, 14 ब्रेविस जालक है। तो अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि जो इकाई सेल होता है, उस इकाई सेल में, एक इकाई सेल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम क्यूबिक सिस्टम के सभी इकाई सेलों के बारे में बात करेंगे। क्यूबिक सिस्टम में केवल 3 तरह के इकाई सेल हैं, और यही 12th के सिलेबस का पार्ट है कि क्यूबिक सिस्टम के अंदर जो तीनों इकाई सेल हैं उनके बारे में 1 बाई 1 स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं क्यूबिक सिस्टम के अंदर मौलिक इकाई सेल की, कि अगर क्यूब में केवल कोनों पर कण हैं तो उनमें कणों की संख्या कितनी होगी। इसको मौलिक इकाई सेल को ध्यान से देखेंगे तो कोने पे जो कण रखा होगा उसका उस इकाई सेल में कितना योगदान जा रहा है। देखो उसका कुछ हिस्सा ही जा रहा है, इस चित्र से क्लियर है। देखो यहाँ पे ये जो टुकड़ा जा रहा है, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा कुछ ही हिस्सा है, यानी कटा हुआ हिस्सा दिखा रहा जा रहा है कोने पे। तो इसका मतलब यह है कि उस कोने पर कुछ हिस्सा तो इकाई सेल के अंदर है, लेकिन कुछ बाकी जो हिस्सा होगा उसके बाहर होगा। तो ऐसे ही 8 कोनों पर कुछ कुछ हिस्से ही इसके अंदर आ रहे हैं। तो देखिए जरा कि अगर इसके चारों तरफ कमरे ही कमरे मान लिए जाएं तो एक कोने से 8 कमरे बनते हैं। जरा आप देख लीजिएगा, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के एक कोने को पकड़िए और उस कोने को पकड़कर आप देखिए कि उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं कितने कमरे हो सकते हैं। तो एक कोने 8 कमरों में उभयनिष्ठ होता है। एक कोना 8 कमरों में उभयनिष्ठ होता है। इसका मतलब एक कण 8 कमरों में बटा हुआ है। इसका मतलब कितना हिस्सा एक कमरे के अंदर आएगा? उसका 1/8 हिस्सा उसके एक इकाई सेल के अंदर आता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके एक कोने का योगदान 1/8 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें 8 कोने होते हैं। आप अपनी कमरे में जिसमें बैठे हैं उसके गिनिए। अगर नॉर्मल कमरा मान लें जिसमें कोई अलमारी ना हो, कोई कुछ भी ना हो, तो हम देखेंगे कि उस कमरे के अंदर 8 कोने हैं। तो एक कण का योगदान 1/8 आता है। तो 8 कणों का योगदान 8 गुणा 1/8, तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि साधारण घनी इकाई सेल के अंदर कणों की संख्या केवल 1 होती है। इस तरह से बीसीसी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बीसीसी स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिएगा, वो कर तो है ही है,
जो कोने पर है, कोने के कण का योगदान कितना हो जाता है 1, क्योंकि एक कण का योगदान 1/8 होता है, तो 8 कणों का योगदान 8 गुणा 1/8 से 1 हो जाता है। तो अब अगर अंतःकेंद्रित की देखेंगे तो इसमें एक कण और एक्स्ट्रा है जो बिल्कुल बीचों बीच में है, जो बिल्कुल केंद्र में है। और जब केंद्र में कोई कण है, आपके कमरे के केंद्र पर अगर कोई कण रख दिया जाए तो उसके कमरे के अंदर ही होगा। देखिए जरा कमरे के साथ उसे इमेजिन करिए, कमरे के साथ साथ इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो कोने वाले कणों का योगदान हो जाता है और एक बिल्कुल जो बीच में लगा है उस कण का योगदान हो जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि किसी भी अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल के अंदर 2 कण होंगे। कौन कौन से? कोने के कण का योगदान 1 होता है और केंद्र पे जो रखा है उस कण का योगदान भी कितना होता है? 1 होता है। इस तरह से हमने दोनों बातें बता दी हैं कि कितना योगदान हो जाएगा, तो टोटल योगदान कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम फलक केंद्रित के अंदर देखेंगे तो फलक केंद्रित के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम है इसमें देखिए कि जो फलक से कण है वो उसका आधा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा उसके अंदर। देखो जरा ध्यान से, ये जो आधा कण है वो अंदर दिखाई दे रहा है बस, यानी कि फलक केंद्र पर आधा हिस्सा तो इकाई सेल में आता है और आधा हिस्सा दूसरे इकाई सेल में आता है। तो इसलिए उसने लिखा है कि 1/2 और 6 फलक होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी कमरे को देखिए तो उसको 6 तरफ से देख सकते हैं, उसकी ऊपर छत, उसकी जमीन और चारों आसपास की पूरी साइड्स, 4 साइड, एक छत और एक जमीन। तो इस तरह से 6 फलक होते हैं। तो एक फलक पर आधा जा रहा है तो 6 फलकों पर कितना जाएगा? 6 गुणा 1/2, जो आपको दिखाई दे रहा है। कितने कण हो गए? 3 कण। और एक कोने के कण का योगदान होता है, तो कोने के कण का योगदान हो गया 1 और फलक केंद्र के कण का योगदान हो गया 3। तो इस तरह से कणों की संख्या यहाँ पे क्या आ गई? 4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम शॉर्ट में लिखे हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट को सेल को सिंपल ऐसी लिख देते हैं और यहाँ जेड की वैल्यू, यहाँ कणों की संख्या की वैल्यू 1 होती है। बीसीसी में कणों की संख्या की वैल्यू 2 होती है और एफसीसी में कणों की संख्या की वैल्यू 4 होती है। इस तरह से हमने तीनों सिस्टम्स के बारे में बात कर ली है। अब इनमें हम बात करेंगे और आगे कि ए और आर में क्या संबंध होता है। अब ये ए क्या है और आर क्या है? ए तो है इकाई सेल के किनारे की लंबाई। ए क्या है? इकाई सेल के किनारे की लंबाई। ए क्या है? इकाई सेल के किनारे की लंबाई। और आर क्या है? कण की त्रिज्या। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है? ए व आर में संबंध और आर में संबंध। तो देखिए जरा ए और आर में संबंध देखने के लिए इसको जरा ध्यान से देखिए। एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रखी है, साधारण इकाई सेल बना रखा है, साधारण घनी इकाई सेल, जिसमें कण केवल कोने पे है। देखो कण दिखाई दे रहे होंगे 8 कण दिखाई दे रहे हैं। तो जरा इस एक किनारे को देखिए, यहाँ एक इस किनारे को देखिए, इस किनारे को देख रहे हैं आप। दोनों कणों के सेंटर को मिलाया मैंने, तो एक कण दिखाई दे रहा है। इस कण के बारे में देखिए जरा, तो ये कण 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है। ये किनारा 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है। देखिए जरा ध्यान से, इसे कितने त्रिज्याओं से मिलकर बना है? 2 त्रिज्याओं से। अगर मैं इसको ए कह दूं, अगर मैं इसे ए कह दूं, इस किनारे को ए कह दूं, तो कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है? 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है। इसलिए हम कहते हैं कि इकाई सेल के किनारे की लंबाई और आर में क्या संबंध होता है? ए की वैल्यू कितने के बराबर होती है? ए बराबर क्या होती है? 2r होती है। तो साधारण घनी इकाई सेल के अंदर ए बराबर क्या होता है? 2r। तो नेक्स्ट बात करते हैं अंतःकेंद्रित इकाई सेल की। तो अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल के अंदर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कोने वाले कण तो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। कोने वाले कण आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ए बराबर 2r तो नहीं कह सकते हैं। अगर कोने वाले कण टच कर रहे होते तो ए बराबर क्या होता है? 2r होता है। और अगर अंतःकेंद्रित के बारे में बात कर रहे हैं तो कोने वाले स्पर्श नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको देख रहा होगा विकर्ण, जो बॉडी विकर्ण है किसी भी क्यूब का, जो बॉडी विकर्ण है, मैं इसे इसकी तुलना इससे करूं, इसकी तुलना इस वाले स्ट्रक्चर से करूंगा। इस स्ट्रक्चर की तुलना इस वाले स्ट्रक्चर से करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर से बिल्कुल मैच कर जाएगा। पीछे वाला कॉर्नर आगे वाले कॉर्नर से, यानी बॉडी विकर्ण, जो इस घन का, किसी भी घन का विकर्ण होता है, उसके जो इस पर जो 3 कण हैं, एक केंद्र में है, एक बिल्कुल केंद्र में है, देखो यहाँ एक बिल्कुल केंद्र में है, एक बिल्कुल केंद्र में है, और 2 कोने पे कण है। तो 2 कोने वाले और केंद्र वाले दोनों कण
और ये केंद्र वाला कण आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब इस लेंथ को अगर हमने नाप लिया, इस इकाई सेल के अंदर इस लेंथ को नाप लिया, तो हम बता देंगे कितने कणों की त्रिज्या है। यहाँ पे 3 कणों की त्रिज्या है, लेकिन एक कण की डबल त्रिज्या है। जो बीच वाला कण होगा केंद्र की, उसका व्यास है पूरा, तो कितना हो गया ये 2r, और एक इधर वाले कण की त्रिज्या r और एक ऊपर वाले कण की त्रिज्या r, तो कितनी r हो गई, 4r हो गई। कितनी r, 4r। और 4r इक्वल टू कितना होता है, 4r इक्वल टू कितना होता है, 4r इक्वल टू कितना होता है। ये बॉडी विकट की लंबाई अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि ये √3 होती है। बॉडी विकट की लंबाई √3 होती है, तो यहाँ से a बराबर हम कह सकते हैं 4r/√3 निकल के आता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर a बराबर कितना आता है, 4r/√3 निकल के आता है। इस तरह से हम फलक केंद्रित इकाई सेल के बारे में बात करें तो फलक केंद्रित इकाई सेल में देखिए जरा, फलक केंद्रित इकाई सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें भी कोने वाले कण आपस में स्पर्श नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ भी a बराबर 2r नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फलक का जो फेस है उस पर जो कण है, फलक के विकर्ण पर, फलक ऊपर जैसे छत है, छत पे एक विकर्ण बना दीजिए, उस विकर्ण पे जो जितने भी तीनों कण हैं वो तीनों कण आपस में स्पर्श कर रहे हैं। जरा इस स्ट्रक्चर को इससे जरा कंपेयर करिएगा। यहाँ पे जो एक कण केंद्र पे है और एक कण ये वाला कोने पे है, एक ये वाला है, तीनों ही आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए और इसको कंपेयर करिए, तो ये छत वाले कण आपस में क्या कर रहे होंगे, स्पर्श कर रहे होंगे। और इस विकर्ण की लंबाई √2 होती है, फलक विकर्ण की लंबाई। और इसमें भी कितनी त्रिज्या है, 2r इसकी, 1r इसकी, 1r इसकी, कितनी हो गई 4r, 2, 3 और 4। तो 4r इक्वल टू क्या आता है, √2a। तो a बराबर क्या आ जाता है, 4r/√2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a बराबर 2√2r। तो इस तरह से हमने a व r में संबंध देख लिया है। तो हम जस्ट समराइज करते हैं। इस तरह से हमने a और r में संबंध देख लिया है। इस जस्ट समराइज कर रहे हैं कि हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक सेट और BCC और FCC ये 3 तरह के यूनिट सेल हमने पढ़े हैं। यहाँ कणों की संख्या z बराबर 1 होती है, यहाँ z बराबर 2, यहाँ z बराबर 4, यहाँ a बराबर 2r निकाला था, यहाँ a बराबर 4r/√3 निकाला था और a बराबर 2√2r निकाला था। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स की, संकलन प्रवाह, समन्वय संख्या एंड क्रिस्टल घनत्व। तो थैंक यू फॉर टुडे।